Very good afternoon to all of you. Honorable keynote speaker, Mr. Vijay Singh Gujjar, Architect Rahul Singhi, Director Purnima Group, Dr. Dinesh Goyal, Director, Principal and Director, Purnima Institute of Engineering Technology, and all my dear participants. I, Dr. Prant Adich, Head of Civil Engineering Department, warmly welcome you all in this fifth session of webinar on preparation of competitive exams. Today's speaker is different from earlier speakers of webinars conducted by Civil Department of Purnima Institute. Till the day we have organized all the technical webinars. Now, today's speaker is not a technical speaker, but he will give new dimension in your attitude, as he himself achieved his goals by putting sincerity, hard work, and continuous self-motivational attitude to achieve his goals. His achievements can be expressed by one line. हमने कदम जहां जहां रखे वही हमारी मंजिल बनती गई. With this, I feel proud to introduce Mr. Vijay Singh Gujjar, selected as IPS 2018 Gujarat Cadre India. Currently, he is Assistant Superintendent of Police under training. He started building his career by achieving different goals, which start from as a constable in Delhi Police. Then he fought for new goal and become sub-inspector in Delhi Police, and continuously upgrading his career path, becoming inspector in Central Excise, and then inspector of income tax, and now in Indian Police Services. With this, I would like to share that he was also selected twice in RAS 2013 and 16. He has more than 5 years working experience in various government departments. With this, I will request to our speaker, Mr. Vijay Singh Gujjar, to please start his session. Sir, welcome to this session. Thank you very much, Radit sir. सारे रिस्पेक्टेड फैकल्टी मेंबर्स, पूर्णिमा इंस्टीट्यूट, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपने अपने स्टूडेंट्स से इंटरेक्ट करने की अपॉर्चुनिटी मुझे दी है. नरेंद्र का स्पेशल थैंक्स, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया. काफ़ी मुझे जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुई उन्होंने 2-3 दिन से वो लगे हुए थे. तो सर ने काफ़ी मेरा डिटेल इंट्रोडक्शन दे दिया है. तो अभी हम डायरेक्ट स्टडी और लाइफ के बारे में बात करेंगे. मुझे लगता है कि हमें अपनी लाइफ को इस तरह से डिसिप्लिन में मेंटेन रखना चाहिए कि कोई भी एम हो, छोटा हो बड़ा हो, उसको हम आराम से अचीव कर सकें. तो कुछ चीज़ें हैं. उसके बाद में हम सिविल सर्विस के बारे में बात करेंगे. एम आई ऑडिबल क्लियरली? यस सर. उसके बाद में हम सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे. बच्चों को, स्टूडेंट्स जो हैं तैयारी करने वाले, एक फेज होता है एज का, उससे सभी हम लोग गुजरते हैं. उस टाइम पे एनर्जी का जो लेवल है हमारी बॉडी में, हमारे माइंड में, वो हाईएस्ट होता है. तो उसको अगर सही डायरेक्शन मिल जाता है तो आप इस पार चले जाते हो. अगर खराब डायरेक्शन मिल जाता है तो आप कितने नेगेटिव और खराब साइड में जा सकते हो. इसका अभी इंजीनियरिंग करने वाले आप बच्चे हैं, शायद आप सब लोगों को इसका अंदाजा होगा. तो कुछ चीजें मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा. पहला है कि आपका थॉट प्रोसेस. हमारा जो माइंड है उसके 2 पार्ट होते हैं. ज्यादातर लोग, हम में से इस बात, साइंटिस्ट के बहुत सारे रिसर्च के बाद पता लगा है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस हमारे माइंड के 2 पार्ट होते हैं. हमारा जो थॉट प्रोसेस होता है और हमारा जो बिहेवियर होता है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड है, वो हम उसको डायरेक्ट करता है. उसमें जो सबकॉन्शियस माइंड में जो चीजें जाती है, जैसे हमने चलते हुए एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक बच्चा है जो दिन भर झगड़ा करता है, शाम को उसको पुलिस अरेस्ट करती है, अगले दिन वो बाइक से निकलता है, तो उसके जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्रिमिनल एक्टिविटी जा रही है. तो फिर वो लगातार रूटीन में उन्हीं एक्टिविटीज में फंसता चला जाएगा. एक बच्चा है जो अच्छी संगत में है, अच्छे लोगों के बीच में है, अच्छा डिस्कशन करता है, अच्छे से स्टडी करता है, तो उसका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उसको उस तरह प्रमोट करेगा. तो ये बहुत ही अवेयर रहने की जरूरत है आपको इस एज में कि अपने जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो एक तरह से फिल्टर का काम करता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए, कि हम उसमें जो भी हम पढ़ेंगे, जो भी हम देखेंगे, वैसे ही हमारी थॉट प्रोसेस हो जाएगी और जैसे हमारी सोच होगी वैसा ही हमारा व्यवहार हो जाएगा. तो इसको मॉनिटर करना बहुत जरूरी है. आप कहाँ रहते हो, आप किसके साथ रहते हो, आप दिन भर किस तरह की बातें सुनते हो, आप सोशल मीडिया पे किस किस तरह की, जैसे विवेकानंद जी ने भी कहा था कि आदमी अपने विचारों का पुतला है. और संगत के बारे में कहा जाता है कि आदमी जो है अपने जो 4 क्लोज फ्रेंड है उनका औसत होता है.
तो ये सब चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि हमारे दिमाग में दिन भर क्या जा रहा है, जाने में अनजाने में, तो इसके लिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। दूसरा एक है कॉन्फिडेंस का। ज्यादातर जो बच्चे हैं जो रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, और शुरू में कई बच्चे हैं जो आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में भी होंगे जो शुरू में हिंदी मीडियम से थे, बाद में अभी वो बीटेक इंग्लिश मीडियम में कर रहे होंगे, तो एक कॉन्फिडेंस है उसमें वो पीछे रह जाते हैं कि पता नहीं हम दूसरे बच्चों से कम्पीट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, चाहे वो जॉब की अपॉर्चुनिटी है, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी है। मैं गांव के सरकारी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। मैं कोई ज़्यादा ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, मीडियम स्टूडेंट था मैं, और 10th में 55% मार्क्स से मैंने 10th किया था। बट अभी मैं यहाँ पे सिविल सर्विस क्लियर किया, यहाँ पे मेरे ज्यादातर दोस्त हैं वो IITian हैं, और जब हम यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं तो मुझे कहीं फर्क नहीं लगता उनकी परफॉर्मेंस में और मेरी परफॉर्मेंस में। तो शुरू में मेरा भी यही था, बहुत डर लगता था कि यार कैसे वहाँ पे होगा, क्या होगा, सिविल सर्विस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्फिडेंस अपना लूज करने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ने आप में से हर एक आदमी को कुछ ना कुछ अच्छी काबिलियत देके भेजा है, तो उसको एक्सप्लोर करें और खुद पे भरोसा रखें, एक आत्मविश्वास रखें। मेरा मानना है कि जो रूरल बैकग्राउंड के और जो सब अर्बन एरियाज के जो बच्चे हैं, उनकी कैपेसिटी शहरों में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से कहीं ज्यादा होती है। उनमें स्ट्रगल करने की कैपेसिटी, मेहनत करने की कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा होती है। तो खुद पे भरोसा रखिए, जो भी आप एम बनाते हैं उसको थोड़ा सा समझिए और बाद में पूरी जान लगा के उसको फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तीसरी एक बात मैं अपने भाई बहनों को बताना चाहूंगा कि हेल्थ एक बड़ा इश्यू बनता जा रहा है धीरे धीरे। एक हेल्दी ब्रेन जो है वो हेल्दी बॉडी में ही एग्जिस्ट कर सकता है, तो आपको अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है। मैंने ऑब्जर्व किया है, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, मैं भी गांव से बिलोंग करता हूँ। पिछले 10 साल में मैं लगातार मेरे जो छोटे भाई बहन उनको मॉनिटर कर रहा हूँ कि उनका हेल्थ का लेवल है वो दिन दिन गिरता जा रहा है। इवन दो एक बच्चे को, गांव के बच्चे को हम बोल देंगे कि 20 पुशअप कंटिन्यू करना है, तो उनमें से 50% बच्चे 20 पुशअप नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादातर बच्चों का जो समय है, जो जिस समय आपको फिजिकल एक्सरसाइज और अपने माइंड को ट्रेन करने में लगाना चाहिए, वो सोशल मीडिया पे या दूसरे अनप्रोडक्टिव कामों में जा रहा है। तो इसके लिए आपको बहुत ज्यादा अवेयर रहने की जरूरत है, इस पे ध्यान दीजिए। हो सकता है शुरू में आपको ये बोरिंग लगे, पर 1-2 महीने अगर आप करके देखेंगे, निश्चित रूप से आपके ब्रेन को, आपकी बॉडी को इसका बेनिफिट मिलेगा। एक जो सबसे अभी है जिससे हम पीछे हटते जा रहे हैं वो है रीडिंग हैबिट्स। एक टाइम था जब हमारे पास सोशल मीडिया, इंटरनेट ये ज्यादा अवेलेबल नहीं थे, तो हमें कुछ भी पढ़ने के लिए हमें किताबें उठानी पड़ती थी, तो नेचुरली ही हमारी जो पढ़ने की आदतें हैं वो अच्छी डेवलप हो जाती थी। अभी धीरे धीरे हो रहा है कि हम पढ़ते हैं, आंखों के सामने से बहुत कुछ जाता है, व्हाट्सएप पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, लेकिन वो हमारे मेमोरी में नहीं जाता है, हम उसको समझ नहीं पाते हैं कि ये कितना उपयोगी है। तो एक रीडिंग हैबिट डेवलप करें, कुछ अच्छे नॉवेल्स आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं। बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारी मोटिवेशनल बुक्स पढ़ी हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, उसके बाद में ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उनको आप पढ़ सकते हैं। तो रीडिंग हैबिट जरूर डेवलप करें। जो फ्यूचर है दुनिया का या भारत का, वो पूरा नॉलेज, फ्यूचर जो है वो नॉलेज पे ही डिपेंडेंट होने वाला है। हम जैसे सुनते हैं न्यूज़पेपर में कि दुनिया नॉलेज इकोनॉमी होने वाली है, तो पढ़ने की आदत डालें ताकि आप नॉलेज गेन कर सकें और 10 साल के बाद भी आप उस समय की जो जनरेशन है उससे कम्पीट करने में सक्षम हो सकें। एक बच्चे कह रहे हैं सिविल सर्विस की तैयारी और प्रिपरेशन के लिए, तो अभी बस उस पे आते हैं जस्ट। हाँ, आई थिंक सर आप है ना, ये शुरू में तो जो आप चला वो चल रही थी, बाद में आपने जैसा कहा ना कि आई आई ये सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन बताएंगे, उसी में आप इनके जवाबों को हम बाद में ले लेंगे सेशन के बाद, ज्यादा बेहतर रहेगा सर। श्योर श्योर, ठीक है। हाँ, एक चीज है सोशल मीडिया अपना उसको मॉनिटर करना, एक्टिविटीज को। अभी मैं कई ऐसे बच्चों को भी जानता हूँ जो 6 से 8 घंटे तक सोशल मीडिया पे ऑनलाइन रहते हैं। तो आप खुद को एक बार 7 दिन के बाद, 15 दिन के बाद एनालाइज करके देखें, सोच के देखें कि इन 7 दिन में मैंने क्या क्या सीखा है सोशल मीडिया से, मैंने कितना टाइम वहाँ पे वेस्ट किया है और इतना टाइम में मैं क्या कर सकता था। तो सोशल मीडिया आज के टाइम में पावरफुल जरूर है, आप लोगों का माइंड है वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। देश में एडमिनिस्ट्रेशन में भी सोशल मीडिया का बहुत अहम रोल है, लेकिन स्टडी के मामले में देखें तो मुझे नहीं लगता कि सोशल मीडिया ज्यादा कुछ प्रभावी है या ज्यादा हेल्पफुल है, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करता है उल्टा। तो मैंने जब भी तैयारी की थी, मेरे सारे सोशल मीडिया के जो भी अकाउंट्स हैं मैंने डीएक्टिवेट कर दिए थे। जितने दिन भी मैंने तैयारी की, मेरा सिलेक्शन होने के बाद ही मैंने वापस उनको रीएक्टिवेट किया। तो अगर आप सीरियसली अपने गोल के प्रति समर्पित हैं तो थोड़े दिन के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनको बंद कर दीजिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इवन आप सिर्फ बीटेक में ही अपना ध्यान लगाना चाहते हैं या एमटेक जो भी आप कर रहे हैं,
तो भी आपको सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बनाए रखने की जरूरत है। एक रिलेशनशिप जो है उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। आप सारे युवा हैं, हमारे देश में इन चीज़ों पे बात नहीं होती है, लोग शर्माते हैं, बट स्टिल सारी चीज़ें हमारे सामने हैं। तो अपने रिलेशनशिप स्टेटस जो है उनको क्लियर रखें। वो आपका माइंड पजल करेंगे, वो अननेसेसरी का आपको ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि आप कैसे दोस्तों के साथ रह रहे हैं, आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी आपके साथी हैं वो किस तरह का उनका व्यवहार है, वो आपको कहाँ देखना चाहते हैं, वो किस तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। अभी सिविल सर्विस की प्रिपरेशन पे आते हैं। ज़्यादातर जो बच्चे हैं, सर सिविल सर्विस का ही बताना है, किसी और एग्जाम के बारे में भी बोलना है? सर आप तो बेसिक सबकी कंप्यूटर एग्जाम की अपना एक्सपीरियंस के साथ में प्रिपरेशन प्रोसेस समझा दीजिए, फिर इनकी क्वेरीज ले लेंगे सर हम लोग। जी सर, जी सर। अभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के बारे में बता देता हूँ कि ज़्यादातर लोग पिछले 2008 के बाद, जो मंदी आई 2008 में, उसके बाद में पहले प्राइवेट सेक्टर की तरफ लोगों का रुझान ज़्यादा था। 2008 के बाद लोगों का रुझान है वो गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ बढ़ा, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा है, एक सही सैलरी वगैरह है, सुविधाएं अच्छी हैं, और सबसे बेहतर जो है काम करने का सेटिस्फेक्शन जो है वो काफ़ी मिलता है गवर्नमेंट जॉब्स में। अभी सिविल सर्विस की अगर हम बात करें तो मोर देन 50% जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं दे आर इंजीनियर्स। वेरियस इंस्टीट्यूशंस, आईआईटी हो गया, बिट्स हो गया, और भी सारे जो पॉपुलर इंस्टीट्यूशन हैं उनसे वो पास आउट हैं, और उन्होंने अपना करियर वहाँ पे, उनका जो भी अपॉर्चुनिटीज थी उनको छोड़ के उन्होंने सिविल सर्विस की तरफ रुख किया। क्योंकि एक तो मुझे लगता है पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है वो यहाँ पे ज्यादा है। रिसोर्सेज आपके पास बहुत सारे होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक इंजीनियर है जो किसी एक कंपनी में काम कर रहा है, उसका 10 लाख 20 लाख 50 लाख का पैकेज है। शुरू शुरू में पैसा आपको अट्रैक्ट करता है, लेकिन 1 2 3 4 साल के बाद में अगर आपके कोई सीनियर है जिनको 5 से 10 साल हो गए हैं, बहुत जुनूनी नहीं है अपने काम के लिए, तो बाद में वो थोड़ा थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आने लगती है कि मैं एक ही तरह का काम है वो रेगुलर कर रहा हूँ, और वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है जो मैं चाहता हूँ लाइफ में। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-4 5-5 साल, मेरे बैचमेट्स हैं, उन्होंने कहीं कंपनी में काम किया, लेटर ऑन रिजाइन किया और वापस प्रिपरेशन शुरू की, और अभी सिविल सर्वेंट है। तो जैसे एक तहसीलदार है, एक एसडीएम है, डीएम है, एसपी है, उनके पास कितने रिसोर्सेस होते हैं। एक एसपी चाहे तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपकी छोटी सी प्रॉब्लम, आप ज्यादातर लोग फेस करते हो, आपका मोबाइल छीन जाता है, आपकी कंप्लेन नहीं जाती ली जाती है, आप यहाँ से वहां चक्कर काटते हो। बट एक सिविल सर्वेंट ये इंश्योर कर सकता है कि एटलीस्ट एक डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पे मैं रहूंगा वहां पे इस तरह की कोई एक्टिविटीज नहीं होंगी। दूसरा, एक गवर्नमेंट तैयारी करने का मेरा रीजन था। जैसे मैं गांव से हूँ, तो मैंने देखा पटवारी काम नहीं करता है गांव वालों के, एक बीट कांस्टेबल आता है वो सही तरीके से वेरिफिकेशन नहीं करता है, पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए लोग नाटक करते हैं। तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, आइदर हम सफर करते रहें और कंप्लेन करते रहें कि ये इसने ऐसे नहीं किया, ये इसने ऐसे नहीं किया, और दूसरा है कि हम स्ट्रगल करना सीखें, सिस्टम में घुसें, पढ़ाई करें, तैयारी करें, उस पोस्ट पे पहुंचे जहां हमें जाना है, और बाद में जाके चीजों को चेंज कर दें। मेरे साथ ऐसा एक इंसिडेंट हुआ था मेरे नेटिव प्लेस में ही, कि एक एसएचओ ने मुझे इतना ह्यूमिलिएट कर दिया था, बैंक की उसी की गलती थी। मैंने बस उसको ये बता दिया कि सर आप ये अनलॉफुल है और आप ये इस तरह से कर रहे हो। बाद में जब मैं तैयारी कर रहा था तो मतलब खुद से प्रॉमिस किया, तब नहीं पता था कि सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, पर खुद से प्रॉमिस किया कि अगर सिलेक्शन हो गया तो मेरे डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तो हम लोगों के पास दो चॉइसेस होती हैं। तो इसीलिए भी मुझे लगता है कि सिविल सर्विस में और गवर्नमेंट सर्विस में आके लोगों की जो प्रॉब्लम हम देख रहे हैं अपने आसपास, उनके लिए, उनके सॉल्यूशन के लिए कुछ काम करना चाहिए। और सिविल सर्विस के बारे में मैं बता देता हूँ। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा करियर है। मतलब हमारे देश में मुझे लगता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। 5 से 10 लाख लोग प्रीलिम्स में बैठते हैं, और सिलेक्शन जो होता है वो 800 से 1000 के बीच में लोगों का होता है। तो सिलेक्शन रेशियो जो है वो बहुत ही कम है, लेकिन स्टिल अगर आप इसको क्लियर कर जाते हैं तो बाद में आपके पास वास्ट अपॉर्चुनिटी होती है अपनी लाइफ में करने के लिए, अचीव करने के लिए। और एक और है, अगर आप इसकी तैयारी कर लेते हैं सीरियसली तो बहुत सारे दूसरे एग्जाम्स हैं उनको आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे स्टेट पीसीएस है, एसएससी है, यूपीएससी भी दूसरे कई तरह के एग्जाम करवाती है। जैसे सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, कुछ और एग्जाम है, जैसे एसएससी का एग्जाम हो गया। इन सबको आप इजीली निकाल सकते हो अगर आप सीरियसली सिविल सर्विस की तैयारी करते हो। तो एक बार मैं इसके बारे में बता देता हूँ सिविल सर्विस की तैयारी की आपको, अगर आप सोच रहे हैं इसके बारे में तो आपको क्या क्या करना चाहिए।
सॉरी, अभी जो थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर जिनका है बच्चों का, अगर आप तैयारी में इंटरेस्टेड हैं तो सबसे पहला जो जरूरी चीज है वो है कि आपको इसके सिलेबस में इंटरेस्ट लेना ही पड़ेगा। तो जो करंट अफेयर में चीजें चल रही है, जैसे थोड़े दिन पहले जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ, अभी हमारे और चाइना के बॉर्डर को लेके कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ रहे होंगे। अभी बहुत सारा जो माइग्रेंट लेबर है वो पूरे देश में उन्होंने सफर किया है। तो ऐसे जो इश्यूज हैं इनको आपको समझने की जरूरत होती है। नॉर्मल रीडर क्या करता है, वो न्यूज़पेपर में पढ़ के और पन्ने पलट देता है। जब आप सिविल सर्विस की तैयारी करते हो तो आपको हर ऐसे जो इश्यू है उसमें आपको इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमने किस तरह से लॉकडाउन हमारा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्यों हमारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना खराब है कि हम डील नहीं कर पा रहे हैं, कैसे दिल्ली के हालात इतने खराब हो गए, कैसे केरला ने एकदम से कंट्रोल कर लिया कोरोना को, तमिलनाडु इतना बेहतर काम कर रहा है। तो ये सब चीजें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो अभी से इनमें इंटरेस्ट लेना शुरू करिए। जैसे कोई इश्यू है उसको कैसे तैयार करें, तो आप गूगल कर सकते हैं उसको, विकिपीडिया पे जाके देख सकते हैं उसके बारे में, कोई इंस्टीट्यूशन का नाम आया है या कोई इश्यू है तो उसके बारे में पढ़ सकते हैं ऑनलाइन। बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स होते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, जैसे बाइजू आईएएस का एक यूट्यूब चैनल है, स्टडी आईएएस का यूट्यूब चैनल है, एक इनसाइट्स करके वेबसाइट है। इन सब की हेल्प ले सकते हैं। ये क्या करते हैं कि सिविल सर्विस का जो सिलेबस है उसके साथ उसको अलाइन करके और बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो हमें चाहिए वो कम टाइम में एकदम सही ऑर्डर में हमें मिल जाता है। तो कम मेहनत में ज्यादा हम नॉलेज गेन कर सकते हैं कम टाइम में। दूसरा, जो इंजीनियर्स हैं उनमें एक फियर रहता है कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उनका रेशियो जो है वो सिविल सर्विस के एग्जाम में ज्यादा होता है, तो हम टेक्निकल वाले पिछड़ जाएंगे। तो ये तो आप डाटा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ये मिथ है। 50% से ज्यादा अकेले इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं सारी सर्विसेज में, आईएएस आईपीएस सब पूरा। अगर सिविल सर्विस का रिजल्ट देखें तो 50% से ज्यादा इंजीनियर सिलेक्ट होते हैं। उसका दो कारण मुझे लगते हैं। पहला है कि आप सिविल सर्वेंट जो है वो साल भर पढ़ाई कम करते हो, फिर एग्जाम के टाइम पे एकदम से उसको रट्टा मारते हो, तो वो जो कैपेसिटी आपकी डेवलप हो जाती है वो आपको सिविल सर्विस में भी हेल्प करती है, क्योंकि आपके 5 दिन में 9 रिटर्न एग्जाम होते हैं। तो उस टाइम पे वो जो कैपेसिटी आपने डेवलप की है कि एक रात में 2 पेपर का रट्टा मारने वाली, वो आपकी पूरी तरह से वहां हेल्प करती है। दूसरा है कि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो किसी भी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करना अच्छे से जानते हैं, बट बहुत सारी चीजों को 1 या 2 लाइन में एक्सप्रेस करना इंजीनियर से अच्छा नहीं जानते हैं लोग। तो ये भी वहां पे हेल्प करता है कि बुलेट्स में आपको आंसर लिखना होता है। तो इन दो ये मेजर रीजन है। एक सीसेट भी है जिसमें इंजीनियर्स हैं वो आसानी से क्वालिफाई कर जाते हैं। तो इन रीजन की वजह से आप जो है वो मुझे लगता है ज्यादा लीड पे हैं। एक है कि प्लेसमेंट करें, ज्वाइन करें या फिर प्रिपरेशन करें। तो मैंने एक दो अपने दोस्तों से बात की जो प्लेसमेंट छोड़ के आए थे, और उन्होंने अपने साथियों से बात की इससे पहले कि क्या करना चाहिए दोनों में अगर कंपैरिजन करें। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आपको पर्सनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, सोसाइटी के लिए आप कुछ करना चाहते हैं, तो सिविल सर्विस काफी बेटर प्लेटफॉर्म है। बाकी लाइफ आपकी, आपको डिसाइड करना है कि आप कहाँ बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप इंजीनियरिंग में वहीं पे अपना काम करके और ज्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे तो फिर वहां रहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वहां सेटिस्फाई नहीं रह पाऊंगा तो फिर ये भी अच्छा प्लेटफॉर्म है। बट अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो दो चीजों का ध्यान रखिए। बीटेक के बाद या तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी है कि 2-3 साल तक आपको तैयारी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ये जरूर इंश्योर करें एक बार प्लेसमेंट को ठुकराने से पहले। दूसरा है, अगर आपको लगता है कि फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है और मुझे नौकरी ज्वाइन करनी पड़ेगी, तो 2 साल मन लगा के नौकरी कीजिए। एक भी पैसा खाते से अपने लिए भी मत निकालिए, घर वालों के लिए भी मत निकालिए। उसके बाद में रिजाइन करके और तैयारी में लग जाइए। तो ज्यादातर जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने छोड़ के आए हैं, उनकी यही स्ट्रेटेजी रही। तीसरा एक है कि क्या दिल्ली जाना या कोचिंग करना जरूरी है सिविल सर्विस के लिए। तो अभी आज के टाइम में जब हर गांव में जियो का 4G चल रहा है, तो दिल्ली जाना और कोई भी कोचिंग ज्वाइन करना ये जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिनसे सिलेबस का 90% जो पार्ट है वो आप घर बैठे कर सकते हैं बिना 1 रुपया खर्च किए। जैसे एक mrunal.org एक वेबसाइट है जो इकोनॉमिक्स, हमारे देश में सिविल सर्विस के लिए सबसे अच्छी इकोनॉमिक्स पढ़ाने वालों में से एक है, और उन्होंने अपने पूरे लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे डाले हुए हैं। अगर उनको देख के आप अपने नोट्स बना के पढ़ लेते हैं तो आपको 30-40 हजार रुपए इकोनॉमिक्स के देके कहीं पे एडमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो वास्ट अपॉर्चुनिटी है, पूरा मटेरियल अवेलेबल है, बट हमें उसको सही मटेरियल को सही तरीके से चूज करके और बाद में उसको पढ़ना है।
तो दिल्ली जाना, 2 लाख रुपए की फीस देना, ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में 15,000 रुपए का रेंट देना, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप डेडिकेटेड हैं तो घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। दूसरा है कोचिंग और या फिर बिना कोचिंग के। तो कोचिंग आपको एक बेसिक नॉलेज देता है। जो भी जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, आप देखो दिल्ली में हर साल लाखों बच्चे कोचिंग में एडमिशन लेते हैं और सिलेक्ट तो टोटल ही 800 से 1000 के बीच में होते हैं। तो कोचिंग का डायरेक्ट कोई रोल नहीं है। आप कितना भी साहिल चराया, ये mrunal.org है जो इकोनॉमिक्स के लिए साइट है, MRUNAL.org। तो कोचिंग में एडमिशन लेना महज सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। बहुत सारे जैसे नामी कोचिंग्स हैं, वाजीराम एंड रवि में एडमिशन बैच शुरू होने से 1 महीने पहला बंद हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां जाने वाले सारे बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। बहुत सारे बच्चे हैं जो 5-5 साल तैयारी करते हैं वहां रह के और फिर भी सिलेक्ट नहीं होता। तो वो एक बेसिक आपका बेस बना देंगे, उससे ऊपर आपको तैयारी खुद करनी पड़ेगी और वो आपकी सेल्फ स्टडी, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी अप्रोच, इन सब पे डिपेंड करता है। तो वो काम घर बैठे भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से तो कोचिंग इतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं है, बस वो आपका एक बेस बनाता है। अगर वो बेस आप खुद से बना सकते हो तो सब मतलब घर बैठ के भी किया जा सकता है। जैसे बेस बनाने के लिए क्लास 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी की किताबें हैं, जो बेसिक किताबें हैं हर सब्जेक्ट की, वो एक कोई भी ग्रेजुएट समझ सकता है। उसमें सब्जेक्ट का कोई मैटर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि उसमें इंजीनियर या फिर कोई ह्यूमैनिटीज ये सब कुछ मैटर करता है। 6 से 12 तक की बेसिक किताबें हैं, वो हम आराम से समझ सकते हैं। वाजीराम एंड रवि में 2 लाख रुपए लेने के बाद आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी के क्लास में नोट्स पढ़ाए जाते हैं। तो वो काम हम घर पे भी कर सकते हैं। तो और फिर भी आपको लगे कि मेरी अप्रोच कुछ सब्जेक्ट्स में सही नहीं है, तो आजकल ऑनलाइन कई सारे मॉड्यूल हैं। जैसे अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक फॉर्मर आईएएस है, उन्होंने बनाया था अपने कुछ दोस्तों की मदद से। तो वहां पे जैसे आपको पार्टिकुलर एक जैसे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आपको प्रॉब्लम है, तो सिर्फ उसी का 5,000 रुपए का 6,000 रुपए का मॉड्यूल लेके आप पढ़ लीजिए, पूरा आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। बट ये सब चीजें करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। कोचिंग का एक फायदा जरूर है कि कोचिंग आपको रेगुलर कर देती है। आप रेगुलर क्लासेज में जाते हो, आप इतने बच्चों को बीच में बैठते हो, आपके टेस्ट होते हैं, उसका मार्क्स आते हैं, तो एक मोटिवेशन बना रहता है, एक रेगुलरिटी बनी रहती है। ये अगर आप खुद से मेंटेन करके रख सकते हो तो फिर कोचिंग जाने का ज्यादा कुछ फायदा मुझे नहीं दिखता है। अगर ये नहीं कर सकते हो तो फिर ज्वाइन कर लीजिए कि 5-6 महीने आप वहां पे जाते आते रहेंगे, 10 महीने जितना भी कोचिंग का टाइम है, तो थोड़ा रीडिंग हैबिट आपकी डेवलप हो जाएगी। एक न्यूज़पेपर है, अभी एक भाई ने पूछा है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा इनके बाद में। न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंस डेफिनेटली सिविल सर्विस एग्जाम में है, बट ऐसे नहीं है कि आप सुबह सुबह हिंदू लेके बैठ गए और फिर इंडियन एक्सप्रेस लेके बैठ गए और उनको पढ़ने में आपने 3 घंटे खर्च कर दिए। ऐसा अगर कर रहे हैं तो आप अपना टाइम भी खराब कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी खराब कर रहे हैं। तो सबसे पहले जरूरी है न्यूज़पेपर पढ़ने से पहले कि आप सिलेबस को एकदम से समझे कि सिलेबस में क्या क्या हमारे हर सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें हैं और उनसे रिलेटेड क्या क्या इश्यू चल रहे हैं। तो सिलेबस को मुझे लगता है कि जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो 30 दिन तक सिलेबस आपकी जेब में होना चाहिए। आपको दिन में 2-3 बार आपको सिलेबस को पढ़ना है, ताकि फिर आप जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि जैसे मान लो विश्व में एनवायरमेंट का कुछ चल रहा है, तो आपको पता है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड है। राहुल गांधी ने मोदी जी के बारे में कुछ कहा है और उस पर एक बड़ा सा आर्टिकल आ गया, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन वो हमें अट्रैक्ट करता है, तो उधर हमारी जो एनर्जी वेस्ट होती है वो हमारी बच जाएगी। एक है राइटिंग स्किल का, जैसे क्योंकि एग्जाम जो है इसका मेंस एग्जाम है वो रिटर्न में होता है, 9 पेपर होते हैं पूरे, वो आपको लिखने होते हैं 7 दिन में। उनमें से 2 कंपलसरी होते हैं, तो उनके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट क्वालिफाई करने होते हैं हिंदी और इंग्लिश के। बाकी 7 पेपर्स हैं वो आपको कंटिन्यू दिन में 2 पेपर होते हैं। तो कम समय में अच्छा जो आपके पास कंटेंट है उसको आपको किस तरह से प्रेजेंट करना है, इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी। उसके लिए ऐसे घबराने की जरूरत नहीं। जैसे जो 3rd ईयर के बच्चे हैं वो इस साल एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और 4th ईयर में वो राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे 4th ईयर वाले हैं वो इस साल 4th ईयर के साथ आप एनसीईआरटी और जो बेसिक बुक्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, और फिर उसके बाद में आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए। तो आपकी राइटिंग स्किल में जो जो कमियां हैं वो बता देंगे। जैसे टेस्ट सीरीज के लिए कोचिंग ज्वाइन करना मुझे लगता है कि काफी फ्रूटफुल है। एक है कि क्या सिविल सर्विस की तैयारी करनी चाहिए, दूसरे एग्जाम्स भी देने चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर आपकी एज कम है कि 22, 23, 20, 21, 22 साल के हैं, तब तो सिविल सर्विस पे फोकस किया जा सकता है कम से कम 2 साल के लिए। और 2 साल में अगर आप डेडिकेटेड हैं, अप्रोच आपका ठीक है और सही तरीके से मेहनत की आपने अनुशासन के साथ, तो 100% रिजल्ट मिल सकता है।
बट इससे थोड़ी सी अगर ज्यादा एज है तो फिर 1 साल की तैयारी के बाद आपको साथ में, क्योंकि 1 साल में यूपीएससी का जो बेसिक सिलेबस है 80% वो आपका कंप्लीट तैयार हो जाता है। उसके बाद में आप साइड में दूसरे एग्जाम्स हैं, जैसे ज्यादातर अभी जो स्टेट पीसीएस हैं, जैसे आरपीएससी है, यूपी पीसीएस है, हरियाणा का पीसीएस एग्जाम है, इन सब का सिलेबस जो है वो यूपीएससी जैसा ही है। तो अगर आप यूपीएससी की तैयारी 1 साल कर लेते हैं तो आराम से निकाल लेते हैं। जैसे एक मेरा दोस्त है, उसने इसी साल हरियाणा पीसीएस में टॉप किया था, हम दोनों ने साथ में सिविल सर्विस का इंटरव्यू दिया, अनफॉर्चुनेटली उनका हुआ नहीं, लेकिन हरियाणा पीसीएस का एग्जाम दिया और उसमें टॉप किया उन्होंने, और अभी एसडीएम है हरियाणा में। तो साथ में पीसीएस का एग्जाम आप दे सकते हैं, यूपीएससी का ईपीएफओ का एग्जाम होता है, सीएपीएफ का एग्जाम होता है, एसएससी है, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो एग्जाम आप दे सकते हैं। बट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर ये इस तरह के एग्जाम छोड़ने पड़ेंगे आपको, कि पुलिस कांस्टेबल आप पीछे पड़ गए, पटवारी की भर्ती आ गई, ग्राम सेवक की आ गई, तो ये एकदम से हटके है, तो बीच में तैयारी में आपके बड़ा गैप हो जाएगा अगर आप इन एग्जाम को फॉलो करेंगे तो। कुछ बच्चों ने, एक बच्चे का क्वेश्चन था कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सिविल सर्विस में क्या अपॉर्चुनिटी है। तो सिविल सर्विस में टोटल 24 टाइप्स की सर्विसेज हैं। उनमें से सिर्फ 4 जो सर्विसेज हैं, जैसे आईपीएस है, एक दिल्ली अंडमान निकोबार पुलिस सर्विस है, एक इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स सर्विस है, और एक सर्विस और है। इन 4 के लिए जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल नहीं होते हैं। बाकी सारी सर्विसेज उनको अलॉट हो सकती है, 20 की 20 सर्विस। अगर उनकी रैंक अच्छी आती है और उनको आईएएस अलॉट होता है तो उनके लिए सरकार ने एक प्रोविजन किया हुआ है कि उनको होम कैडर ही अलॉट होता है, तो ये उनके लिए काफी अच्छा है। और प्रीलिम्स में, मेंस में जो आप रिजर्वेशन है वो अवेलेबल होता है, तो कट ऑफ जो है वो प्री की भी और मेंस की भी वो काफी कम रहती है बाकी की बजाय, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं। एक कोचिंग का क्वेश्चन आया था मेरे सामने कि टेस्ट सीरीज के लिए कौन सा कोचिंग ज्वाइन करना अच्छा रहेगा। तो सिविल सर्विस में कई सारे इंस्टीट्यूशन है, जैसे वाजीराम एंड रवि है, उनकी कोचिंग टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, विजन आईएएस है, उनकी टेस्ट सीरीज भी अच्छी है, इनसाइट्स की भी अच्छी है, बाइजू आईएएस की भी अच्छी है। बाकी डिपेंड आप पे करता है कि आप उस टेस्ट सीरीज को कितना उसका बेनिफिट ले सकते हैं। और एक जिन बच्चों को ये लगता है कि मैं आगे मतलब यूपीएससी डायरेक्ट करना मेरे लिए सही नहीं होगा, तो वो मेरे वाला रूट ले सकते हैं। मुझे भी लगता था कि पता नहीं वहां तक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो पहले मैंने एसएससी किया, उसके बाद में और टाइम मिला साथ में, तो फिर और आगे तैयारी करते रहे। फिर धीरे धीरे यूपीएससी की तरफ वो हो गया, बट छोड़ना नहीं है। मैं आप सभी को यही मेरी सलाह है कि कुछ भी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते रहना है, कि या तो दौड़ना है, दौड़ना नहीं है तो चलना है, चल नहीं पाते तो रेंगना जरूर है, लेकिन एक जगह पे रुकना नहीं है। कोई क्वेश्चन है आप लोगों की तरफ से तो? सर यहाँ पे इन्होंने बच्चों ने क्वेश्चन डाल रखे हैं, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है आपको ये सब ज्योतिष फील कर रहे हैं कि जैसे ज्योतिष बताते हैं ना जन्म पत्री देख के कि हमारा भविष्य क्या होगा, तो वैसे ही इनका फीलिंग मुझे इनके क्वेश्चन से आ रही है कि इन्होंने भी आपको एक ज्योतिष समझ लिया है जो इनका भविष्य बताएंगे कि आगे क्या क्या करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें है, एक शीतल नाम से है, उन्होंने पूछा हैव यू एवर फेस फेल्योर, इफ यस देन हाउ यू ओवरकम फ्रॉम दिस। आपने कभी फेल्योर फेस करा हो तो कैसे ओवरकम किया उसको? मैं शुरू में क्या था कि मैं ऐसा आदमी था जो एकदम से मिसगाइडेड था, गांव का रहने वाला, जिसको जो नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहा है उसे कोई मतलब नहीं है दुनिया भर में क्या हो रहा है क्या चल रहा है, अपनी लाइफ में मस्त रहने वाला। तो जब ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर था तो पापा फार्मर थे, उन्होंने फोर्स किया कि भाई तुम अब क्या करने वाले हो आगे, ऐसे तो तुम्हारा शादी ब्याह भी नहीं होगा, राजस्थान में ये भी दिक्कत है, नौकरी के बिना शादी भी नहीं होती है। तो मैं एक आर्मी की भर्ती देखने गया हमारे झुंझुनू में, तो वहाँ 4 चक्कर लगाने होते हैं आपको, 400 मीटर का आपका ट्रैक होता है, 1600 मीटर का रनिंग होता है। तो मैं तीसरा चक्कर लगा रहा था, तो बाकी रिक्रूटमेंट में क्या होता है कि संख्या कम होती है तो वो मोटिवेट करते हैं कि शाबाश शाबाश भागो। आर्मी में उल्टा होता है कि वहाँ पे वैकेंसी 200 होती है, 10,000 लोग सुबह फिजिकल देने के लिए चले जाते हैं, तो वो उल्टी कमेंट्री करते हैं कि अगर आपके पेट में दर्द हो रहा है तो आप बीच में आ जाओ, एक टेंट लगा के रखते हैं बीच में कि उस टेंट में आके बैठ जाओ, भागने की जरूरत नहीं, अगली साल भर्ती आएगी, इंजर्ड हो जाओगे ये। तो तीसरे चक्कर में उस टेंट के नीचे मैं बैठ के घर आ गया। उसके बाद में बड़ा मतलब वो हुआ, गिल्ट हुआ मुझे कि मतलब घर वालों का कितना एक्सपेक्टेशन था मुझसे, पापा परेशान थे जब मैं वापस आया तब, तो उस दिन मुझे काफी खराब लगा। और फिर
फिर मैंने सोचा कि तैयारी करते हैं, तो फिर मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी की। फिर 1 महीने मैंने फिजिकल और एग्जाम दोनों पे काफ़ी काम किया। तो जब भी हम फेल होते हैं ना, तो दो रिजल्ट होते हैं फेल होने का, या हम पे 2 तरह के इफ़ेक्ट पड़ते हैं एज़ ए पर्सनैलिटी। पहला होता है कि हम रोते हैं और कोसते हैं चीज़ों को कि मेरा हुआ नहीं, सिस्टम करप्ट है, या वो ऐसे हो गया, उस कोचिंग में नहीं गया इसलिए मेरा नहीं हुआ, मेरी किस्मत में ही नहीं लिखा हुआ है, या वो ऐसे हो गया, ये घर वालों ने कर दिया। दूसरा तरीका है कि हम एक बार शांत बैठें, ये एनालाइज करें कि हमारी वीकनेस कहाँ रही, क्यों मैं फेल हो गया और क्यों एक दूसरा बच्चा सिलेक्ट हो गया, या तो मेरे लिखने के तरीके में, मेरे पढ़ने के तरीके में, मेरी लाइफ स्टाइल में कहाँ कहाँ पे कमियां हैं। अगर हम उन पे काम करना शुरू कर देते हैं, मैं गारंटी देता हूँ आपको लाइफ में कभी फेलियर जो है वो फेस नहीं करना पड़ेगा। एक एग्जाम में फेल हो सकते हो आप छोटे मोटे में, बट अगला आपके लिए कुछ बड़ा होगा। तो जब भी फेल होते हो तो खुद को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना है कि इस ये मेरे सामने प्रॉब्लम रही है, अपनी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट करना है कि ये प्रॉब्लम्स रही, बट नेक्स्ट टाइम मैं इनसे आउटकम हो जाऊंगा। और अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं, मतलब इस तरह से अंधेरे में चलने का आज के टाइम में कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि बच्चे इतने स्मार्ट हो गए हैं, आज के टाइम में इतना कंपटीशन है। तो अपनी वीकनेस देखें, फिर उनके लिए स्ट्रेटेजी बनाएं और बाद में मेहनत करें, आपको कोई नहीं रोक सकता। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें एक का क्वेश्चन है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एस्से पेपर। जी, सो डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट हाउ टू हाँ प्रिपेयर फॉर एस्से पेपर? हाँ जरूर। उससे पहले मैं एक वो ज्योतिष वाली बात और बता देता हूँ। मैंने जिस साल में सिलेक्ट हुआ उससे पिछले साल भी मैंने इंटरव्यू दिया था, तो उसमें मेरा हुआ नहीं, मैं 8 नंबर से रह गया था। मतलब इंटरव्यू में काफी खराब मार्क्स थे मेरे, रिटर्न में तो मैंने अच्छा किया था। तो मैं घर गया तो एक अपने ज्योतिष आए हुए थे घर पे, तो उन्होंने मेरा हाथ देखा और कोई सीधी रेखा कहीं से जाती है, बोली ये राजयोग की रेखा है, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो तुम कमा उमा के खा सकते हो, बट तुम जिस चीज की तैयारी कर रहे हो तुम भूल जाओ। वो सिर्फ बंदा, वो पढ़े लिखे थे, उन्होंने भी शास्त्री किया था, बोले मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। आगे वापस फिर एक बार तो मन किया कि यार हाथ में भी नहीं है और फेल हो ही गए, तो दोनों चीजें मैच कर ही रही है। तो सोच रहा कि किताबी कबड्डी को बेच देते हैं। बाद में मतलब सबसे बात की कि 1 साल और सीरियस अटेम्प्ट दिया जाए, देखा जाए हाथ में है नहीं है, देखा जाएगा। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई वो है कि ज्योतिष वगैरह का। नहीं, मेरा एक्चुअली कहना ये था कि जैसे हम ज्योतिष से सवाल पूछते हैं ना कि जी मेरा जी भविष्य क्या होगा, तो ये बच्चे भी आपसे उसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मेरा जी इसमें भविष्य जी करूं जी तो क्या होगा, ऐसे करूं तो क्या होगा, वैसे सवाल आ रहे हैं बच्चों के। सर, ये नॉर्मल है। जब मैं तैयारी कर रहा था हाँ, तो मेरे भी माइंड में इस तरह की चीजें आती बहुत थी। क्यूरियोसिटी रहती है एक्चुअली यस इसमें। यस यस। एक ऐसे का जहां तक बात है, देखो ऐसे है ना, आप कितना भी पढ़ लीजिए लेकिन आपका ऐसे नहीं सुधरेगा। ऐसे एक आर्ट है, और आर्ट आप जितना प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही निखर के सामने आएगी। तो उसके 2-3 तरीके हैं। जैसे एक योजना मैगजीन आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रकाशन विभाग है वो उसको छापता है, हर महीने आती है। उसमें जो देश के अच्छे अच्छे ऐसे लिखने वाले लोग हैं, वो प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, उन सबके अच्छे अच्छे आर्टिकल उसमें पब्लिश होते हैं। उसको आपको पढ़ना है। और फैक्ट्स जैसे वो एक ही टॉपिक पे आती है, जैसे रूरल डेवलपमेंट पे आई तो सारे 20 के 20 ऐसे रूरल डेवलपमेंट पे ही रहेंगे। आपको उसमें ऑब्जर्व ये करना है कि किस तरह से उन्होंने इससे को शुरू किया है, क्या क्या उन्होंने फैक्ट डाले हैं। कहीं पे अगर कोई उन्होंने पाई चार्ट बनाया है, कहीं पे कोई डायग्राम बनाया है, टेबल बनाया है, तो वो किस तरह से बनाया है, किस उनका फ्लो कैसा है पूरे ऐसे का, और लास्ट में उन्होंने इसको कंप्लीट किस तरह से किया है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और प्रैक्टिस करनी है। अगर आप हर 7 दिन में एक ऐसे लिखते हैं, चाहे उसको चेक करवाइए नहीं करवाइए, आप 5 ऐसे लिखिए लगातार। 5वें ऐसे के बाद आपको खुद को पता लगने लग जाएगा कि मैंने इसमें इंट्रोडक्शन में ये प्रॉब्लम थी, मेरे कंक्लूजन में ये दिक्कत थी, यहाँ पे मुझे इस तरह का फ्लो लेना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं लिया, मेरा थोड़ा सा गलत हो गया। और दूसरा, एक इंडियन एक्सप्रेस के जो आर्टिकल्स आते हैं वो भी ऐसे होते हैं, काफी अच्छे एसेज होते हैं, उनको पढ़ो और एक बार ऐसे के नजरिए से उनको देखना है कि राइटर जो है उसने किस तरह से शुरू किया है, किस तरह से खत्म किया है। जैसे शुरू करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। कई लोग पोएम से शुरू करते हैं, कई लोग इंसिडेंट बता के शुरू करते हैं, कई लोग करंट अफेयर की कोई घटना बता के ऐसे को शुरू करते हैं। तो वेरियस मेथड है ऐसे के, और सारे मेथड सही है। आपके प्रेजेंटेशन पे पूरा ऐसे डिपेंड करता है। तो राइटिंग लिखने की कोशिश करिए, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि हर 7 दिन में एक ऐसे आपको लिखना चाहिए। इवन आप सिविल सर्विस की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो भी, क्योंकि आज कंपनियों में भी आजकल रिपोर्ट देना, प्रेजेंटेशन, ये सब आपको करना ही पड़ेगा। जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पर्सन का है, he is asking, he is an engineering student, so what he should opt
फॉर द प्रिपरेशन आईईएस के लिए जाना चाहिए या आईएएस के लिए जाना चाहिए? इंजीनियरिंग सर्विस। हाँ एग्जैक्टली, वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो जी उसका उस पर्पज से ये क्वेश्चन है उनका। हाँ, देखिए दोनों सर्विसेज जो हैं वो दोनों अच्छी हैं। दोनों सर्विसेज के जो लोग हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट में हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। शुरू में जब जूनियर होते हैं तो छोटा आपका स्टेशन होता है, बाद में धीरे धीरे आपका स्टेशन बड़ा होता जाता है और फाइनली आप एचओडी रहते हैं जहाँ पे भी आप रहते हैं। बट इंजीनियरिंग सर्विस में और सिविल सर्विस में थोड़ा सा फर्क है। अगर आपको लगता है पर्सनली कि you want to serve the society directly, you want to communicate with the society, you want to know their problem और आप उनका जो सॉल्यूशन है उसमें आप डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आपको सिविल सर्विस ही प्रोवाइड करती है। आईईएस में है कि आप देश के लिए नो डाउट काम कर रहे हैं, सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, आप रेलवेज में हैं, आप सीपीडब्ल्यूडी में हैं, आप बीआरओ में हैं, बट स्टिल आपका जो कंट्रीब्यूशन है वो टेक्निकल टाइप का ज्यादा रहता है। मतलब सोसाइटी की जो आम प्रॉब्लम है जिनको लेके सिविल सर्विस का क्रेज है उन सबसे आप डील नहीं करते हैं। तो एक बार आप खुद से देखिए कि मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहाँ मिलेगा कि अपना टेक्निकल जो नॉलेज है उसको कंट्रीब्यूट करके और सोसाइटी की सेवा करने में, या फिर सोसाइटी से डायरेक्ट कांटेक्ट करके उनकी समस्याओं को जान के, और उस वाले पार्ट में अगर मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है तो इधर आ सकते हैं। बहुत सारे आईएएस हैं जो आईईएस सिलेक्ट होने के बाद में सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं, सिलेक्ट होते हैं कई सारे, और एटलीस्ट मुझे लगता है कि काफी सारे लोग हैं जिनको अगर अपॉर्चुनिटी रहती है तो वो तैयारी करते हैं बाद में, क्योंकि कैरियर सिक्योर हो जाता है आईएएस में, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि एक दो अटेम्प्ट देके तो उसमें हो जाता है। तो ये आपका इंडिविजुअल डिसीजन है कि अगर आप इंजीनियरिंग वाले साइड में आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं गवर्नमेंट के साथ तो वहां भी जा सकते हैं। एक उसमें अच्छा ये हुआ है आप लोगों के लिए, आईईएस वालों के लिए, अगर आपको रेलवेज मिलता है तो अभी रेलवेज की जो सारी सर्विसेज है उनको मर्ज कर दिए। पहले क्या था कि रेलवे में सिविल सर्विस के थ्रू लोग जाते थे, जैसे आईआरटीएस है, रेलवे ट्रैफिक सर्विस है, आईआरएएस है, रेलवे अकाउंट सर्विस है, पर्सनल सर्विस है, और इंजीनियरिंग सर्विस। अभी सबको मर्ज कर दिया है सारी सर्विसेज को, तो इंजीनियरिंग सर्विस वालों को उनमें ज्यादा बेनिफिट है क्योंकि वो कम एज में सिलेक्ट हो जाते हैं। तो आप सोच सकते हैं इस बारे में अपने हिसाब से। जी विजय जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, जी so he is asking that how is it difficult to get study material of Hindi medium? नहीं, स्टडी मटेरियल की कोई कमी नहीं है। मैं हिंदी मीडियम से ही मैंने क्लियर किया है। तो हिंदी मीडियम में प्रॉब्लम क्या है कि दो चीजें होती है, एक होती है भावुकता, इमोशनल होना, और दूसरा है रेशनल होना, तार्किक होना। तो हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो अभी भी इमोशनल टाइप के हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये लगती है मुझे कि जैसे कोचिंग में जाके गुरुजनों के पैर छूना, वो जो कह रहे हैं उसी लीक पे चलना, किसी सिलेक्टेड ने कुछ बोल दिया तो अपना माइंड अप्लाई नहीं करना, ब्लाइंडली उसको फॉलो करना, किसी ने कोई कंटेंट सजेस्ट कर दिया तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना। राइटिंग स्किल में बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले रोज क्या क्या इनोवेशन कर रहे हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, अपना जैसा लिख रहे हैं वैसे लिखते रहना। तो ये सब सारी प्रॉब्लम्स जो मिलके है ना वो हिंदी मीडियम के लिए थोड़ी सी मुश्किल बना देती हैं। तो थोड़ा सा रेशनल बनिए, अपना जो स्टडी मटेरियल है उसको सिलेक्ट करने में बहुत सावधानी बरतिए। पढ़ने में थोड़ा सा ये देखिए जरूर कि मैं जो पढ़ रहा हूँ क्या वो एग्जाम से रिलेटेड है या एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, आपके गुरुजी क्या कह रहे हैं, आपके सीनियर क्या कह रहे हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इवन सिविल सर्विस ऐसा डायनेमिक एग्जाम है कि 2015 में सिलेक्ट हुआ आदमी 2020 में बच्चों को सही सजेशन नहीं दे सकता है। 2 साल के बाद मैं बच्चों को नहीं बता पाऊंगा कि आज आपको क्या पढ़ना चाहिए सिविल सर्विस की प्रिपरेशन के लिए। तो वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा सा है कि यूपीएससी के जो हिंदी मीडियम वाले कोचिंग हैं वो अभी भी उसी डर्रे पे चल रहे हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट भी ऐसा ही है, तो उसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और अगर वो बीटेक कर रहे हैं बच्चे जो हैं जिनका सवाल है, तो फिर आप इंग्लिश का सोर्स पढ़ सकते हैं। जैसे कई बीटेक हैं जिन्होंने हिंदी में लिखा है, तो आप इंग्लिश में काफी कंफर्टेबल हो जाते हो बीटेक करते करते, तो आप इंग्लिश के सोर्स पढ़िए और उनके हिंदी में लिखिए। और मैं आपको शेयर भी कर दूंगा, सर को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा जो इंग्लिश मीडियम के लिए जो सबसे अच्छी बुक लिस्ट है और हिंदी मीडियम के लिए सबसे अच्छी बुक लिस्ट है, दोनों मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप बच्चों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। सर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग प्रिपरेशन कई बार आप सक्सेस नहीं होते, हाउ टू हैंडल दी फैमिली प्रेशर और नेबरहुड में जो लोग होते हैं या रिलेटिव होते हैं उनका प्रेशर कैसे हैंडल करना चाहिए? सर वो दर्शक होते हैं, जब आप छक्के मारते हो तो वैसे ताली बजाते हैं, जब आप आउट हो जाते हो तो आपका मुर्दाबाद का नारा लगता है। तो मुझे लगता है कि नहीं ध्यान देना चाहिए ऐसी चीजों पे। जैसे मैं जब तैयारी कर रहा था, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो घर वाले सब वो नाराज रहते थे कि पता नहीं तू क्या कर रहा है, ना तो सिलेक्शन हो रहा है,
मेरी सगाई हो गई थी तो मैं शादी को डिले करता जा रहा था, तो कह रही कि ना तो शादी कर रहा है ना तेरा सिलेक्शन हो रहा है, और पता नहीं क्या क्या बातें बना रहे थे कि क्योंकि अब जब आप तैयारी करते हो तो आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन होना रहता है। आप सैटरडे संडे को घर नहीं भाग सकते हो, आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह सकते हो, आप अपनी माँ से एक एक घंटे तक बात नहीं कर सकते हो, अपने घर पे अननेसेसरी अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये उनको लगता था कि पता नहीं लड़का दिल्ली में है, क्या कर रहा है, सगाई के 3 साल हो गए, किसी और लड़की से शादी करेगा, क्या करेगा। तो जब भी फोन पे बात होती थी तो लड़ाई होती थी, और जब आप फेल हो जाते हो तो फिर वो चीजें साथ में जो आते हैं कि मैं जब मेरी शादी हुई तो मैं अपने गांव का सबसे बड़ा वो था, एज पर्सन था जिसकी शादी हुई। तो ये सब चीजें आपको माइंड नहीं करनी है, आपको एक एग्जांपल सेट करना है अपना कि मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, वो आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए। कोई आपके काम नहीं आता है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त हैं, जब आप सक्सेसफुल हैं तो आपके सबके रिश्तेदार हैं, आप सबके दोस्त हैं। सिलेक्ट होने के बाद आपके ऐसे ऐसे रिश्तेदार निकल के आएंगे जिनको आपके पापा भी नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर फेल होंगे ना तो कोई एक अच्छा जानकार है वो भी आपसे मुंह मोड़ लेगा। तो ये आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी इंडिविजुअल चॉइसेस हैं, किसी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। अगर किसी को कड़ा जवाब देना पड़े ना तो उसके मुंह पे ही दीजिए ताकि अगली बार से मैटर खत्म हो जाए, और अपने जो एम आपका उसके प्रति डेडिकेटेड रहिए। जी सर। नेक्स्ट है कि इज इट कंपल्सरी टू गिव यूपीएससी इंटरव्यू ओनली इन इंग्लिश? नहीं सर, यूपीएससी का जो इंटरव्यू है वो आप 2 लैंग्वेज में दे सकते हो, हिंदी और इंग्लिश में। तो आप या तो इंग्लिश चूज कर लो या आप हिंदी चूज कर लो, और हिंदी में ऐसा नहीं है कि आपको शुद्ध हिंदी बोलनी है, आप इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स आप यूज कर सकते हैं। और एग्जाम के बारे में मैं बता देता हूँ, एग्जाम जो है वो जीएस के तो 4 पेपर हैं, वो भारत में जो 22 भाषाएं हैं हमारे संविधान में, उनमें आप किसी भी भाषा में लिख सकते हो। और जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है उनके लिए लैंग्वेज डिसाइड है, जैसे इंजीनियरिंग है तो सारे इंग्लिश में ही आपको लिखने हैं, तो संस्कृत आपने लिया है तो आपको देवनागरी हिंदी में ही लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से वो डिफाइन किया हुआ है, बाकी इंटरव्यू आप 2 उसमें दे सकते हैं। जी सर। सर नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सीडीएस के जीएस के लिए, जनरल साइंस जो पेपर होता है उसकी प्रिपरेशन के लिए। जी सिर्फ जनरल साइंस वाला पेपर के लिए? हाँ, जीएस के लिए हाँ पूछा कुणाल शर्मा ने। हाँ कुणाल, 6 से 10 तक की जो एनसीईआरटी की साइंस की बुक्स हैं, एक तो आप वो देख लीजिए, और एक बुक आती है रवि पी अग्रहरि, उसके राइटर हैं, और मैग्रा हिल्स पब्लिकेशन की बुक आती है, वो बहुत अच्छी बुक है। अगर आप उसको तैयार कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता साइंस वाले पार्ट में कुछ भी बचेगा। ये जनरल साइंस का पूछ रहे हैं सर, जनरल वो एक ही बात है दोनों का पार्ट? जीएस सर साइंस भी होता है और जनरल स्टडीज भी होता अच्छा, है। दोनों हाँ, कंबाइंड हो तो जाता अगर जनरल स्टडीज वाला है तो फिर आपको बाकी कुणाल ये रवि पी अग्रहरि की बुक है, मैग्रो हिल्स पब्लिकेशन की है। है। ओके सर। हाँ, और जनरल स्टडीज के लिए आपको सर जैसे 6 से 12 तक की सारे सब्जेक्ट हैं उनकी एनसीईआरटी आपको कवर करनी है, और करंट अफेयर आपको फॉलो करना है। सीडीएस का ज्यादा एग्जाम हार्ड नहीं होता है, इंग्लिश वाला एक एग्जाम होता है, उसकी आपकी अच्छी तैयारी है, और जीएस की ठीक ठाक तैयारी तो निकल जाता है। उसमें एसएस भी थोड़ा सा हर्डल होता है, तो उसके लिए आपको मेंटल कई सारी चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती है। अगर एग्जाम पास कर लें तो उसके बाद में कई सारे इंस्टीट्यूशन है, गुड़गांव में कर्नल साहब का इंस्टीट्यूशन है, और भी कई हैं जो आपको वैसा एनवायरनमेंट देते हैं 5-6 दिन का, क्योंकि इंटरव्यू 5-6 दिन चलता है, तो वहां पे आप जाके वो सीख सकते हैं। जी सर। नेक्स्ट है कि जो स्ट्रेस आता है, टेंशन क्रिएट होती है ड्यू टू फेलियर, इसके लिए डेली रूटीन में क्या चीजें करनी चाहिए जिससे ये स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं आए? एक तो है कि जो आपके सराउंडिंग में लोग रहते हैं उनको आपको सिलेक्ट करना होता है जब आप कुछ अचीव करना चाहते हैं लाइफ में, या फिर आप एक लाइन चेंज करना चाहते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहते हैं, तो आपके आसपास पॉजिटिव लोग होने ही चाहिए। ये आप इंश्योर करें कि कोई ऐसा आदमी नहीं हो जो सुबह सुबह आके कि क्या कर रहे हो, नहीं होगा, इसमें कितनों का होता है, 500 का होता है। ऐसे लोग आपको लाइफ में नहीं चाहिए अगर आप कुछ अच्छा करना चाह रहे हो। दूसरा है एक सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आप मानिए या नहीं मानिए, ये बड़ा स्ट्रेस का घर है। पहले मैं ग्रुप कुछ मेरे फेसबुक अकाउंट पे कुछ ऐसे पेज मैंने लाइक कर दिए, मुझे दिन भर लगता था कि देश में कम्युनल राइट हो रहे हैं। बाद में मैंने उसको देखा तो उन सबको मैंने डीएक्टिवेट किया, थोड़े दिन इसको बंद किया, तब समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं है। तो वो चीजें हमारे माइंड पे हावी हो जाती हैं, तो सोशल मीडिया को थोड़ा सा आप अवॉइड कर सकते हैं। एक मैंने हेल्थ का पहले मेंशन किया था कि आप योगा या फिर फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। अगर आधे घंटे भी आप दोनों चीजों में से एक फॉलो करते हैं तो आपका स्ट्रेस का लेवल है ये बहुत कम हो जाता है, आपको और एनर्जी मिलती है। एक माइंड के लिए एक्सरसाइज, जैसे कोई बुक पढ़िए, जैसे कलाम साहब की जितनी भी बुक्स हैं, विंग्स ऑफ फायर हैं, जितनी भी उन्होंने बुक लिखी है वो मैंने सारी पढ़ी हैं। और मैं उनको जैसे रोज के जैसे कि आप 10 पेज पढ़िए तो आपको
मोटिवेशन मिलेगा, फिर अगले दिन फिर से 10 पढ़ लीजिए। किरण बेदी मैम की लिखी हुई बुक है कि व्हाट वेंट रॉन्ग एंड कंटिन्यू, तो कुछ कुछ पेजेस हम रोज पढ़ सकते हैं ऐसी मोटिवेशनल किताबों की, वो हमें लाइन पे रखती हैं। और एक जो है सर कि एक आदत होती है हम सबकी कि जैसे हम फ्री होते हैं हम मोबाइल उठाते हैं। एक मतलब आज के जनरेशन में 2020 में एक कॉमन हमारा सबका हैबिट, आपका भी है मेरा भी है, इसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना चाहिए कि आपको डिसाइड करना है कि मोबाइल मुझे तभी उठाना है जब उसमें किसी का कॉल आ रहा है या मुझे वो लेना ही पड़ेगा। जैसे आप फ्री होते हो तो उस टाइम में आपको सोचना है कि मैंने आज क्या पढ़ा था, मेरे में आज के दिन में क्या क्या कमी रही और उसको मैं कैसे दूर कर सकता हूँ। अगर 7 8 दिन में आप इस तरह के डिसिप्लिन में खुद को डाल के देखिए, बाद में स्ट्रेस कुछ नहीं आएगा। और एक और चीज है, अगर कभी आपको लगता है कि मैं ओवरकम नहीं हो पा रहा हूँ, तो जरूर किसी से बात करिए, अपने घर वालों से, दोस्तों से, जो भी आपको लगता है, अपने टीचर से कि मैं इससे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ इस बारे में, तो जरूर बताइए। क्योंकि कोटा में देखते हैं, जयपुर में, दिल्ली में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो नहीं होने चाहिए थे, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसे इंसिडेंट हुए हैं स्ट्रेस की वजह से। तो अगर ऐसे तनाव ज्यादा हो रहा है तो फिर किसी से बात करिए और छोड़ दीजिए। मान लो आप कैसी भी तैयारी कर रहे हो, या लाइफ से इम्पोर्टेंट थोड़ी कुछ है, अगर लाइफ नहीं, लाइफ रहेगी तो कुछ ना कुछ कर लेंगे बाद में भी, तो उस बारे में थोड़ा सा बात करनी चाहिए खुल के, मुझे लगता है जी। सर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा अमन ने कि सो इफ वी आर स्टार्टिंग अवर ग्रेजुएशन, सो व्हाट सब्जेक्ट वी शुड ऑप्ट if we are preparing for IAS, if I would like to make my career in IAS services, civil services, so what subject I should opt? और देखिए ग्रेजुएशन में भी वो कौन से ले और मेंस में भी कौन से ले, ये दोनों का कॉम्बिनेशन कैसे बना सकते हैं? देखिए अभी सिविल सर्विस में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो आप कोई भी एक चूज कर सकते हो, उसमें कोई बार नहीं है कि आप, जैसे आप इंजीनियरिंग से हो तो ह्यूमैनिटीज ले सकते हो, कोई भी बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है उसमें। देखिए ग्रेजुएशन में अगर आप वो सब्जेक्ट लेते हैं जो आपको बाद में सिविल सर्विस में लेना है, और उसमें आप जैसे ऑनर्स कर रहे हैं कि पोल साइंस आपने ऑनर्स किया है, बाद में आप पोल साइंस लेते हो तो आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, सारा कुछ आपका सिलेबस जो है वो कवर हो चुका होता है, तो डेफिनेटली उसका फायदा मिलता है। बट इसमें दो अप्रोच है सर कि पहला है कि आप फर्स्ट ईयर में ये डिसाइड कर लो कि मुझे सब्जेक्ट क्या लेना है, और बाद में वही सब्जेक्ट में आप एडमिशन लो। दूसरा ये है कि फर्स्ट ईयर में आप ये सोचो कि मुझे अच्छे इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेना है, चाहे कोई आईआईटी है, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, चाहे आईएसबी, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन जो प्रेस्टिजियस है और जहाँ पे मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ अपनी लाइफ लॉन्ग, जो मतलब मेरा जो अभी तक जो मैंने सीखा है, मेरा सीवी है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ा देगा। तो मुझे लगता है उस तरफ जाना चाहिए। जैसे कई मेरे दोस्त हैं, उन्होंने किया है कि आईआईटी में इंटर कर गए या अच्छे इंस्टीट्यूशन में इंटर कर गए और बाद में वहां साथ में पढ़ते रहे, क्योंकि कैरियर बैकअप आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाता है अगर आप ह्यूमैनिटीज के अलावा कोई टेक्निकल सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करते हैं तो। और थोड़ा सा फर्क होता है, मतलब 3 4 महीने का, जैसे आपने पोल साइंस या हिस्ट्री 3 साल पढ़ी है, उसके बाद में आप सिविल सर्विस में अपेयर हो रहे हो, या फिर आपने कुछ बीएससी या बीटेक किया है उसके बाद में अपेयर हुए, तो मैक्सिमम 6 महीने का फर्क होता है। तो इजी जरूर होता है, बट उसमें बाद में अगर बाई चांस आपका नहीं हुआ तो ऑप्शन थोड़े से कम रहते हैं। अगर आप ये वाला रास्ता लेते हो तो आपके पास लाइफ में करने के लिए काफी कुछ रहता है बाद में। विजय जी, मैं आप इन सब क्वेश्चन को ना 2 3 क्वेश्चन में मर्ज करके आपसे पूछूंगा, ठीक है ना, कि बहुत सारे क्वेश्चन आए जा रहे हैं। प्लीज। तो पहला तो मेरा ये है कि जो मर्ज करता हूँ क्वेश्चन से निकल जाता है कि हाउ यू प्रिपेयर फॉर द यूपीएससी और एसएससी एग्जाम, व्हाट वाज योर प्लान एट दैट टाइम। तो ये बच्चों को एक ओवरऑल व्यू मिल जाए कि क्या प्लान होना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए यूपीएससी और एसएससी के लिए। एसएससी में बच्चों को सबको पता होगा कि मैथ्स और इंग्लिश का मेन रोल होता है। इंग्लिश में मेंस में तो यही पेपर होते हैं जो टीयर 2 एग्जाम होता है, उसमें तो टीयर 1 में 4 होते हैं, जीएस और रीजनिंग और ऐड हो जाता है। तो आपको सब जो सब्जेक्ट्स हैं उनकी अलग अलग स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, और आपकी वीकनेस और आपका जो स्ट्रॉन्ग है उसको आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने मैथ्स के लिए ऐसे किया था कि मैथ्स में मेरा अर्थमेटिक अच्छा था, तो मैंने अर्थमेटिक को एक बार निकाला, मुझे लगा कि इसमें मैं 0 एरर पे आ सकता हूँ। मैंने 2 पार्ट के सिलेबस के पहला एक कॉलम बनाया, अपना दीवार पे चिपकाया कि 0 एरर। तो उसमें मैं जैसे मैंने इंटरेस्ट वाला पार्ट कर लिया, और उसमें मैंने जितने पेपर सोल्व किए मुझे लगा यहाँ मैं 0 एरर पे हूँ, तो मैंने उसमें लिख दिया इंटरेस्ट वाला पार्ट। दूसरा है और कोई है जैसे मेंसुरेशन है, तो वो जब जिस दिन वो 0 एरर पे आ गया कि मैं किसी भी बुक से निकाल रहा हूँ, किसी भी टाइप का कोई भी मॉडल पेपर से मैं वो कर रहा हूँ, तो उसको मैंने 0 वाले में कर दिया। तो 0 एरर वाले जो टॉपिक्स हैं उनको मैं 7 दिन में एक बार रिवाइज करता था, और जिनमें मेरी एरर लगातार हो रही है उनको मैं सर्किल में घुमाता जाता था।
2-2.5 महीने के बाद ऐसा हुआ कि जो 1-2 चैप्टर को छोड़ के, जैसे ट्रिग्नोमेट्री है तो वो मुझे अभी भी थोड़ी-थोड़ी आती है। मैं तो शास्त्री किया है, संस्कृत बैकग्राउंड से हूँ, बाद में सीखा बट थोड़ी बहुत ही आती है। बाकी सारा मैंने मैथ्स अच्छे से कवर कर लिया था, तो उसको छोड़ के मैंने सारे अपने मैथ्स के सिलेबस को 0 एरर में शिफ्ट कर दिया था। और ट्रिग्नोमेट्री में फिर जहाँ पे आप एकदम वीक हैं, जैसे कुछ कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के जो मुझे नहीं समझ में आए, तो मैंने सारे सूत्र रट लिए, सारे पुराने क्वेश्चन है उनको रट लिया कि इनमें से जो कुछ आ जाएगा वो मेरे लिए बोनस है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री वैसे भी मुझसे नहीं हो रहा था। तो जहाँ पे आप एकदम आपके हाथ दीवार से सट गए हो, वहाँ पे इस तरह का मेथड अपना सकते हैं। बट आप तो इंजीनियर हैं, तो आपको कोशिश करनी है कि सारा जो पार्ट है, मैक्सिमम पार्ट वो आपका 0 एरर में होना चाहिए। दूसरा, इंग्लिश के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी है। इंग्लिश का सिलेबस है, उसमें जैसे जो वोकेब वाला पार्ट है वो थोड़ा सा होता है कि वोकेब बहुत ही डाइवर्स, आप कितनी याद करेंगे। तो लेकिन उसका जो रोल है मेंस में 200 नंबर में से 40 नंबर के आसपास है। 160 नंबर आता है कि आपकी इंग्लिश में स्किल्स कैसे हैं, कॉम्प्रिहेंशन आप कैसे कर सकते हैं, आपको ग्रामर का कितना नॉलेज है। तो उस वाले पार्ट पे ज्यादा जोर दिया जाना चाहिए। फिर उसमें से एक-एक चीज को टारगेट करो। जैसे वन वर्ड आते हैं एसएससी में 10, तो आप टारगेट करो कि 10 में से मेरे 10 सही होने चाहिए। इडियम फ्रेज आते हैं 20 के आसपास, तो वो मेरी पूरी सही होनी चाहिए। एक सेंटेंस अरेंजमेंट आता है, बहुत ईजी होता है अगर ग्रामर का आपको ठीक ठाक नॉलेज है। तो ऐसे आपको स्पेसिफिक टॉपिक वाइज आपको टारगेट करना है। ऐसे नहीं कि आप पूरी इंग्लिश लाइन में पढ़े जा रहे हैं। तो टारगेट करो कि इस वाले में 0 एरर आ गया, ठीक है, इसको मैं 7 दिन के बाद रिवाइज करूंगा। इस वाले में 0 एरर आ गया, इसको भी 7 दिन के बाद, और ये बचे हुए हैं। और वोकेब आपको कंटिन्यू आपको रिवाइज करनी है, क्योंकि वोकेब तो अनएंडिंग है, आप कितनी भी तैयार करोगे एसएससी कुछ ना कुछ उठा के ऐसा दे देगा। उसको आप साइड में रखें, बट वो 160 नंबर है, उसको रिवीजन में घुमाते जाएं, उसको मैक्सिमम 0 एरर पे लाएं। और रीजनिंग है ऐसा पार्ट है जिसमें तो गलती होनी नहीं चाहिए मुझे लगता है। एक इंजीनियर को अगर रीजनिंग में गलती कर रहा है तो बहुत ही गलत बात है। हाँ, तो और जीएस है, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है, बट स्टिल आपको तैयारी जरूर करनी है जीएस के साथ साथ में। तो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एग्लूसेंट जीके की बुक है, और मंथली अगर आप एक मैगजीन पढ़ते जाते हैं तो फिर आपका काम हो जाता है। और यूपीएससी का भी कुछ अच्छा था बच्चों ने शायद, या ऐसे एसएससी का ही था। यूपीएससी का भी आप दोनों का पूछा है। अच्छा, यूपीएससी के बारे में हम बात कर चुके हैं, मैं आपको सिर्फ डिटेल्स शेयर कर दूंगा। बाकी ये कि आपको एनसीईआरटी से शुरू करना है, और यूपीएससी की तैयारी जो है वो आपकी मतलब लाइफ का पार्ट होना चाहिए। उसकी मेन प्रॉब्लम यही है कि जब तक आप उसको अपनी लाइफ का पार्ट नहीं बनाते हो, आप सक्सेसफुल नहीं होते हो। आपके थॉट प्रोसेस में वो सारी चीजें आ जानी चाहिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, दिन भर आपके माइंड में वही चलना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है सक्सेसफुल होने का। पागल नहीं हो जाना है, बट स्टिल मतलब दिन भर आपको यही सोचते रहना है कि आज जो मैंने पढ़ा था, कुछ भी प्रेसिडेंट के बारे में आए तो आपके एकदम से आर्टिकल आने चाहिए माइंड में। अगर कुछ है कि कहीं पे जैसे जेएंडके में कुछ हो गया तो आपको एकदम से कि पीओके कहाँ है, एलओसी क्या है, एलएसी क्या है, ये एकदम से आपके माइंड में आना चाहिए। कहीं पे भी कुछ जगह का नाम आ रहा है तो आपको पता होना चाहिए वहाँ की इश्यूज क्या है। तो आपको जीना पड़ता है यूपीएससी की तैयारी को, तो थोड़ा सा सिस्टमेटिक उसको करना पड़ेगा। एक आपको टारगेट करना होता है कि जैसे पूरा सिलेबस है उसको आपको डिफाइन करना है कि फिक्स करना है कि मैं इसको 10 महीने में करूंगा, 12 महीने में करूंगा। फिर उसके आपको मंथली टारगेट बनाने हैं, फिर उसको वीकली में कन्वर्ट करना है। तो 7 दिन का टारगेट अगर आप 5 दिन में अचीव करोगे तो आपको एक मोरल बूस्ट मिलेगा, तो फिर अगला भी और जल्दी होता चला जाएगा। तो इस तरह से सिलेबस को टुकड़ों में बांट लेना है। इसके लिए एक अन अकेडमी पे अच्छा वीडियो बनाया है उन्होंने कि किस तरह से आप सिलेबस के टुकड़े करके उसको पढ़ सकते हो। बुक लिस्ट मैं आपको शेयर कर दूंगा सर। मैं आपसे सर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से आगे बढ़ना चाहूँगा जी। कि आपने स्ट्रेटेजी बताई ना, डेली रूटीन, एक डेली प्लान क्या होना चाहिए जिससे हम मैक्सिमम आउटपुट ले पाए अपनी लर्निंग से या स्टडी से। मैक्सिमम हमारा रूटीन क्या होना चाहिए? डेली रूटीन क्या होना चाहिए जिससे मैं मैक्सिमम आउटपुट ले पाऊँ मैं अपने। सर 2-3 जैसे हैं कि अलग अलग बच्चों का अलग अलग वो होता है। कुछ लोग हैं जो सुबह उठ के और अच्छा पढ़ पाते हैं, कुछ बच्चे हैं जो रात लेट को देर नाइट तक पढ़ पढ़ते हैं। पाते हैं। हाँ, तो मतलब अलग अलग थ्योरी है। जैसे हमारे इंडियन उसमें कहा जाता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ोगे तो आपके दिमाग का भी विकास होगा, और कई सारी सूर्य से भी आपको ऊर्जा मिलेगी, वो सब है। बट अगर आप आपको आदत है रात को पढ़ने की, तो मैं खुद सुबह 5 बजे तक पढ़ता था, 5 बजे सो जाता था, और बाद में जब 11-12 बजे उठ के वापस पढ़ाई शुरू कर देता था जब मेरी छुट्टी होती थी। तो आपकी सहूलियत के हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको रात भर जाके पढ़ना है तो कोई इश्यू नहीं है। अच्छा है, रात को कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, शांत रहता है, आप ज़्यादा कंसंट्रेटेड रहते हो। बट एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप 7 घंटे की नींद, अच्छी नींद लें, और वो इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए बीच में। उसका ज़रूर ध्यान रखें, आप कभी भी पढ़ सकते हैं। और एक्सरसाइज आपके रूटीन का पार्ट होना चाहिए। एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें, योगा है चाहे एक्सरसाइज है, तो ये दोनों चीज़ ज़रूर अपनाएं। खाने का
ध्यान रखें कि खाना अच्छा रखें, क्योंकि एक बार आप बीमार हुए तो आपके 7 दिन चले जाएँगे उससे रिकवर होते-होते। तो ऐसी चीज़ों का ध्यान रखें और एक मोबाइल जो है वो छोटा वाला मोबाइल ले लें। जी सर। बिल्कुल सही कहा आपने सर। मैं इस सेशन में बस लास्ट क्वेश्चन जी। पूछना चाहूँगा, जिसमें आपके तरफ से मैं ही चाहूँगा कि आप हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं जो सीखना चाह रहे हैं, तो उनको स्टडी मटेरियल जैसे योर फेवरेट बुक्स, न्यूज़पेपर, बेस्ट इन हिंदी या इंग्लिश या यूपीएससी के लिए कौन सी बुक्स अच्छी, ऐसा कुछ ब्रीफली आप हमें बताएं और बच्चों को हमें बताएं, जिससे वो स्टार्ट सोचना शुरू करें उस तरफ। आपने हालांकि बहुत सारी चीज बता दी, ओके। एनसीईआरटी बुक्स इज द बेस फॉर स्टडी, बट फिर भी कुछ इसमें मिलता है, इस तरह के कंटेंट बताइए सर। जी, ठीक। एक तो सिविल सर्विस की तैयारी शुरू करनी है तो आप, मैं सब्जेक्ट वाइज ही बता देता हूँ हाँ आपको, सर। 2 मिनट का यस सर, टाइम बिल्कुल लगेगा। बिल्कुल सर। ज्योग्राफी आपको सबसे पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि लोकेशंस आपको जब पता लगेंगे तो बाकी जीएस में आपको हेल्पफुल रहेगा। तो उसके लिए क्लास 6 से 12 तक की एनसीईआरटी, 6 टू 12 की सारी एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, दे शुड गो विथ जीसी लियोंग। जीसी लियोंग की एक बुक आती है, वो उनको लेनी चाहिए। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको माजिद हुसैन की बुक आती है, वो परचेज करनी चाहिए। ये ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट है, प्रीलिम्स और मेंस के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए एक भारत का संविधान और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क करके एक एनसीईआरटी आती है 11th की, आपको वो पढ़नी है। उसके अलावा एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है, वो पढ़ लीजिए। उसके बाद सफिशिएंट है एक बार के लिए। इकोनॉमिक्स के लिए एक mrunal.org है, एक वेबसाइट है, काफी अच्छी साइट है। आप उस पे जाएंगे तो आपको इकोनॉमिक्स का सारा कंटेंट मिल जाएगा। उनके यूट्यूब पे भी वीडियो है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो बेसिक आपको इकोनॉमी है वो वहां से समझ में आ जाएगी। एक है कि जो इकोनॉमिक सर्वे वगैरह और बजट जो आता है उसके लिए, जैसे बायजू आईएएस है, स्टडी आईक्यू है, अन अकेडमी है, इनके काफी अच्छे यूट्यूब चैनल हैं और वहाँ पे ये काफी अच्छा एनालाइज करते हैं उसको, तो वहाँ से आप उसके नोट्स बना सकते हैं। इसके अलावा एनवायरनमेंट और इकोलॉजी के लिए जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के लिए हैं उनको शंकर आईएएस की एक बुक आती है, वो पढ़नी चाहिए। और हिंदी मीडियम वालों के लिए एक दृष्टि आईएएस की बुक है, वो आप पढ़ सकते हैं। और एक थिंकर आईएएस करके एक यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे थिंकर आईएएस और स्पेस इकोलॉजी, तो वहाँ पे उनके काफी सारे 5-5, 7-7 मिनट के छोटे छोटे वीडियो बने हुए हैं। उनमें से जो कन्वेंशन है जो एनवायरनमेंट के 1972 से, तो वो आप वहां से कर सकते हैं। करंट अफेयर है तो इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं वो विजन आईएएस की और वाजीराम एंड रवि है, उनकी मैगजीन बहुत अच्छी है दोनों की, तो आप वो कर सकते हैं। हिंदी वाले जो बच्चे हैं वो विजन आईएएस की आती है और दृष्टि की आती है, तो फिर वो उन दोनों में से आप लैंग्वेज के। और मिडेवल के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स ले सकते हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स हैं, वो काफी अच्छी हैं, तो वो ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानिया की बुक है, वो काफी अच्छी है, तो आप वो पढ़ सकते हैं। वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है। एक इंटरनल सिक्योरिटी है, उसके लिए मैग्रो हिल्स की एक बुक आती है, विपुल कुमार सर है, आईपीएस है, उन्होंने लिखी है, काफी अच्छी बुक है, तो वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। रीजनिंग मुझे तो लगता नहीं आपको जरूरत है रीजनिंग की, फिर भी अगर आप करना चाहें तो एक अजय चौहान की एक रीजनिंग की बुक आती है, तो वो प्रीलिम्स में सीसेट वाले में आपकी हेल्प कर देगी। और मैथ्स के लिए एक आरएस अग्रवाल की बहुत इजी सी बुक आती है, वो सीसेट के लिए सफिशिएंट है, तो वो आप कर सकते हैं। और कुछ वीडियोज हैं जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट है, उसके लिए आप कुछ वीडियोज ऑनलाइन आप देख सकते हैं। सर बस लास्ट में एक आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आपने बहुत इतने सारे इंटरव्यू दिए, तो इंटरव्यू के बारे में आप 2 से 5 मिनट बताइए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, या इंटरव्यू के जब चल रहा हो तब कैसे क्वेश्चन आते हैं, उनको आंसर कैसे कॉन्फिडेंस के साथ करना इंटरव्यू सर है ना, वो 30 मिनट का इंटरव्यू होता है यूपीएससी में, जो दिल्ली में ही यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। तो उसमें आपकी पर्सनालिटी असेसमेंट जो होता है, वो मेन उनका पर्पज होता है कि आपका नॉलेज वहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करता है, बट आपकी थॉट प्रोसेस, आपकी अप्रोच कैसी है, आपका सोचने का तरीका क्या है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, आप ओवरऑल कैसी पर्सनैलिटी हो, आप कितने एथिकल हो, तो वो कोशिश करते हैं आपको ग्रिल करके ये सब आपके जो गुण है उनको बाहर निकालने की। तो पहला तो है कि इंटरव्यू का नॉलेज से कोई रिलेशन डायरेक्ट नहीं है।
दूसरा है कि सूट लगा के जाने का और मार्क्स का भी कोई रिलेशन आपस में नहीं है। आप नॉर्मल पैंट शर्ट पहन के जाएंगे, हो सकता है आपको 200 नंबर आ जाए 275 में से, टाई सूट में आपको 140 नंबर भी नहीं आए, तो मतलब आपके आउटफिट का इसका ज़्यादा रोल नहीं है। तो जब आप तैयारी शुरू कर रहे हैं, उसी दिन से अपनी पर्सनैलिटी को थोड़ा-सा खुद को फ़ील करें कि जब मैं एक डीएम बनूँगा तो मुझे लोगों से कैसे बात करनी चाहिए। वही यूपीएससी आपसे चाहती है जब आप 5 लोगों के सामने बैठ के आप इंटरव्यू देते हैं। तो जैसे आप कोई भी इश्यू चल रहे हैं जिसमें हम जब स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो हमारे व्यू बड़े रेडिकल होते हैं कि नहीं ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। तो लेकिन एक एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो इस तरह से नहीं सोच सकता है, वो दोनों पक्षों की बात सुनता है, उसके बाद में उसे लगता है कि ये बीच का और सही रास्ता है। तो वैसे अपने थॉट आपको डेवलप करने हैं, और थॉट डेवलप करना एक दिन में कभी पॉसिबल नहीं होता है, ना ही कोई भी कोचिंग आपको उसकी तैयारी करा सकता है, वो आपका खुद का काम है। आपको रोज सोचना है कि किस तरह से ये इश्यू है, इस पे मेरे विचार क्या होने चाहिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो सफिशियंट है। एक हम सब ह्यूमन की प्रॉब्लम होती है कि हम अच्छे लिसनर नहीं होते हैं। जब हमारे सामने कोई बोलता है तो हमारे दिमाग में या तो क्वेश्चन चल रहे होते हैं या फिर हम कुछ और सोच रहे होते हैं, हम अच्छे से उसकी बात को नहीं सुनते हैं। ये यूपीएससी बहुत माइंड करता है, क्योंकि वहाँ पे 70 साल के आसपास की एज के लोग बैठे होते हैं, उनकी एक सेंटेंस को आपने ध्यान से नहीं सुना तो वो इसको माइंड करते हैं, और वो माइंड करते हैं इसका मतलब 20 नंबर है। तो जितनी बार आप उनको माइंड करवाएंगे तो आपके 20-30 नंबर कटते जाएंगे 200 में से। तो अच्छा लिसनर होना, और आप आराम से सोच के बाद में उसका रिप्लाई करें। जैसे कई बार इंटरव्यू में होता है कि आप मना कर सकते हैं, आप 10 क्वेश्चन के लिए मना कर दीजिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसने 10 क्वेश्चन नहीं बताए। फैक्चुअल नॉलेज नहीं है तो नहीं है आपको, है ना। और यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में भी लिखता है कि जो इंटरव्यू है वो आपकी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। नॉलेज हमने आपका ऑलरेडी टेस्ट कर लिया है, आपकी पर्सनालिटी का टेस्ट है। तो उसके लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए अभी से आप काम शुरू कर सकते हैं। और इंस्टीट्यूशन को आप रिक्वेस्ट करिए कि कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट वाले बहुत सारे आजकल स्पीकर हैं, तो उनको बुला के एक छोटा सा आपका सेशन करवा सकते हैं कि क्या क्या चीजें आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट में ध्यान में रखनी है। आई थिंक विद दिस आपने सारे जो हाँ क्वेरी चल रही थी सबका रिप्लाई कर दिया है मेरे ख्याल से। जी एंड सर। विद दिस आई थिंक देयर विल नो मोर क्वेरी रिलेटेड टू दिस। हाँ सो सर, वी अभी तो शुड मुझे हाँ मेरी क्लासेज है अभी 4 बजे से, तो मुझे भी हाँ जाना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप। सो विद दिस I'm thankful to our speaker, Mr. Vijay Singh Gujar, and thank you very much, Vijay ji. You have given such an informative and very effective motivational lecture for our students and participants. I'm really sure that they have benefited from this session or motivational lecture. Not only benefited, they have give vision how to prepare for such more for UPSC and SSC exam. It is an honor to deliver thanks to Mr. Vijay Singh Gujar on behalf of Purnima Institute of Engineering Technology as well as Department of Civil Engineering. Thank you, sir, for enlightening us with your informative speech. Sincere thanks to our Director Purnima Group for support and guidance. Warm thanks to Director Dr. Dinesh Goyal, Principal and Director Purnima Institute of Engineering Technology, for motivating us for conducting this webinar. And thanks to all faculty members and staff of Civil Engineering Department for making this session successful. And special thanks to Badana sir, who has contributed to organize this very, very important and motivational lecture for all of students and faculty members of our department. And heartiest thanks to all participants for joining us. Thank you all and have a nice day. Thank you, sir. Thank you very much for joining us.